आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि एक जमीन का बंटवारा कैसे करवाया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाया था कि नामांतरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और नामांतरण करवाने की प्रक्रिया क्या होती है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसे देख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बंटवारा कराने की संपूर्ण प्रक्रिया। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसकी जमीन उसके वारिसों के नाम पर आ जाती है, जैसे कि माँ, पत्नी और बच्चों के नाम पर। अर्थात वारिसों का उस जमीन पर नामांतरण हो जाता है और ये सभी सहभूमि स्वामी बन जाते हैं। मतलब यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इतने लोगों के नाम उस जमीन पर दर्ज कर दिए जाएंगे, माँ, पत्नी और बच्चों के। यहाँ पर पिता का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पिता क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं होता, वो आश्रित की श्रेणी में आ सकता है, डिपेंडेंट की कैटेगरी में। लेकिन जब तक ये लोग जिंदा हैं या इनमें से कोई एक भी जिंदा है, माँ, पत्नी और बच्चों में से, तो उस मृत व्यक्ति की पूरी जमीन पर इनका या इनमें से किसी एक का नाम दर्ज कर दिया जाएगा। यदि इनमें से कोई जीवित नहीं है तो उसी स्थिति में पिता का नाम इस जमीन पर दर्ज किया जाएगा। तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या है, नामांतरण का केस चलता है तहसीलदार के यहाँ पे। नामांतरण का अर्थ होता है नाम का अंतरण, अर्थात किसी एक व्यक्ति का नाम हटाकर दूसरे व्यक्ति का नाम उस जमीन पर चढ़ा देना। नामांतरण भी क्या है, कई प्रकार के होते हैं, जैसे फौती नामांतरण जब किसी की मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या है, वसीयत के आधार पर नामांतरण होता है। तीसरा क्या है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, जब आप कोई जमीन खरीदते हैं तो उस विक्रय पत्र के आधार पर भी क्या है, नामांतरण होता है। या फिर सिविल कोर्ट कोई जजमेंट कर दे, अर्थात निर्णय कर दे और डिग्री दे दे, तो उस डिग्री के आधार पर भी क्या है, नामांतरण होता है। तो नामांतरण क्या है, कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मृत्यु हो गई तो फौती नामांतरण हुआ, मरे हुए व्यक्ति का नाम हटाकर उस जमीन पर उसके वारिसों का नाम चढ़ा दिया गया। और चूंकि सभी जीवित हैं तो सभी क्या हो जाएंगे, सहभूमि स्वामी। मतलब एक जमीन के साथ में कई भूमि स्वामी, उन्हें सहभूमि स्वामी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज में आपको 5 लोग दिख रहे हैं। ये क्या है, श्यामलाल जी हैं, पत्नी हो गई सावित्री, बड़े बेटे का नाम राघव, जो बेटी है उसका नाम स्वाति और सबसे छोटा बेटा इसका नाम सुमित है। अब होता क्या है कि श्यामलाल जी के पास 40 एकड़ जमीन थी। ये रही श्यामलाल के नाम की खतौनी या जमाबंदी। गांव का नाम हो गया रणधीर, तहसील हो गई गोविंदपुरा, जिला हो गया भोपाल। तो इस गांव में इनके नाम पर क्या है, 40 एकड़ जमीन है, 16.1870 हेक्टेयर। खसरा नंबर कितना हो गया, 147। तो होता क्या है, श्यामलाल की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हुई तो वो 40 एकड़ अर्थात 16.1870 हेक्टेयर भूमि क्या है, इन चारों के नाम पर आ जाएगी। इन चारों का नाम उस जमीन पर एक साथ दर्ज किया जाएगा। तो अब यहां पर क्या है, एक भूमि स्वामी नहीं है, 4 भूमि स्वामी हो गए। तो ये कहलाएंगे सहभूमि स्वामी। तो मरने के बाद जमीन अपने नाम पर करवाने के लिए इनको क्या है, नामांतरण का केस करना पड़ेगा तहसीलदार के यहाँ पे। तो वो जमीन क्या है, इन चारों के नाम पर आ जाएगी। अब जैसे ही जमीन चारों के नाम पर आई, जो राजस्व रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसमें क्या है, इनका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं चारों का नाम दर्ज कर दिया गया है, सावित्री, राघव, सुमित और स्वाति। तो अब चारों क्या है, सहभूमि स्वामी हो गए। कितनी, 40 एकड़, 16.1870 हेक्टेयर। अब क्योंकि ये लोग शामिलात में अर्थात सहभूमि स्वामी हैं, तो इस खसरा नंबर 147 की क्या है, एक ही भूर्ण पुस्तिका अर्थात बही बनेगी, अलग अलग नहीं होंगी, क्योंकि नाम सभी के क्या है, साथ में दर्ज हैं। तो मान के चलते हैं यहां तक सब क्लियर है आपको। किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, उसका नामांतरण होगा, फिर नामांतरण के बाद क्या है, पूरे परिवार के सदस्यों के नाम साथ में दर्ज कर दिए जाएंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि परिवार के सदस्यों में जमीन की फसल, उपार्जन, फसल से मिलने वाले पैसे आदि बातों को लेकर विवाद होने लगते हैं। जैसे कि माँ सावित्री, बड़ा बेटा राघव, बहन स्वाति और छोटा बेटा सुमित, इनके बीच क्या है, विवाद होने लगते हैं इन बातों को लेकर। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। जैसे मान लीजिए स्वाति की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई, और बाद में क्या है, पिता की मृत्यु के बाद जब वो अपने भाइयों से उसका हिस्सा मांगती है तो भाई उसे हिस्सा देने से मना कर देते हैं। मतलब कि यह स्वाति है, इसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद क्या है, श्यामलाल की मृत्यु हो जाती है। अभी अपने दोनों भाइयों से क्या है, अपना हिस्सा मांगती है कि भाई आप लोगों ने नामांतरण करवा लिया, उस नामांतरण में मेरा नाम तो है ही नहीं, माता जी का है, बड़े भाई का है, छोटे भाई का है,
मेरा नाम कहाँ गया? तो ये दोनों भाई बोलते हैं कि तेरी शादी करवा दी, लाखों का खर्चा हो गया, इतने जेवर बनवा दिए, इतना दहेज दे दिया, अब काय का हिस्सा मांग रही तू? हो गया तेरा हिस्सा, अब कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अब क्योंकि 2005 के कानून के अनुसार पिता की संपत्ति पर क्या है, बेटियों का भी अधिकार है जितना कि बेटों का है। अब ये दोनों भाई क्या है, इसको हिस्सा नहीं देते। तो एक स्थिति यह भी बन जाती है, और एक स्थिति यह भी बनती है कि घर का बड़ा बेटा बाहर नौकरी करने दूसरे शहर चला जाता है और छोटा बेटा जमीन पर खेती करता है, और बड़ा बेटा छोटे बेटे से अपने हिस्से की जमीन मांगता है, तो छोटा बेटा क्या है, जमीन देने से मना कर देता है। मतलब कि राघव की नौकरी लग गई सरकारी, वो दूसरे शहर चला गया नौकरी करने के लिए। अब ये छोटा बेटा सुमित क्या है, यही किसानी करने लगा जमीन पर। अब बड़ा बेटा कुछ सालों बाद कहता है कि भाई इतनी जमीन है 40 एकड़, तू ही खेती कर रहा है, लाखों रुपए कमाई हो रही उस जमीन से, तो उसमें से भाई मुझे तो कुछ देता ही नहीं है यार पैसे। एक काम करते हैं, अपन अपना अपना हिस्सा अलग करवा ले रहे हैं, अर्थात बंटवारा करवा ले रहे हैं, क्योंकि जमीन पर क्या है, एक साथ नाम चढ़े हुए हैं, बंटवारा भी हुआ नहीं है। तो ये बोलता है कि मेरा हिस्सा अलग करवा ले रहा हूं मैं, बटाइया कौली पे दे दूंगा, जो करना हूं मैं करूंगा। तो ये मना कर देता है, नहीं कोई बंटवारा नहीं होगा, मैं ही देखभाल कर रहा हूं इतने सालों से जमीन की, वो तो सब जमीन मेरी है। ये माँ से बोलता है कि माँ इसको समझाओ छोटे को। अब माता बेचारी बूढ़ी, वो भी क्या करेगी, पति चला गया, वो तो कह देगी कि अरे भैया हम नहीं पड़े तुम्हारे पचड़े में, तुम तो चल जाओगे शहर नौकरी करने, हमारे पैर कबर में लटके हैं, हमारी देखभाल कौन करेगा, वो छोटा ही कर रहा है हमारा, तो हम नहीं पड़े तुम्हारे बीच में, तुम तो अपना अपना देख लो भैया, हमें 2 रोटी सुकून की ले लेन दो, 4 दिन के मेहमान हो रहे, जी लेन दो चैन से। तो माता जी ऐसा बोल के क्या है, वो भी साइड में हट जाती हैं। तो इस प्रकार क्या है, कई परिस्थितियां बन सकती हैं। अब चूंकि नाम साथ में दर्ज है सबके, तो एक खसरे की एक ही भूर्ण पुस्तिका होती है। तो आपको केसीसी बनवाना होगा तो उसी पे बनेगा, जमीन पर कोई लोन उठाना हो तो भी उसी पर होगा, और सबकी सहमति भी लगेगी। तो कई विवाद की स्थितियां आती हैं जब साथ में नाम दर्ज होते हैं। तो अब यही स्थिति क्या है, राघव के साथ बन रही है, या कहें तो स्वाति के साथ बन रही है, किसी के साथ भी बन सकती है जिनके साथ में नाम है। तो इसका उपाय क्या है कि अपनी जमीन क्या है, अलग करवा लो, अर्थात बंटवारा करवा लो। अब ये तैयार हो तो ठीक है चारों के चारों। अब यदि एक को अपना हिस्सा अलग करवाना है और ये 3 लोग तैयार नहीं हैं, तो भी बंटवारा होकर रहेगा, बंटवारे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 147 में 16 हेक्टेयर अर्थात 40 एकड़ जमीन है, और सबका समान रूप से उसमें अंश है, अर्थात हिस्सा है। तो अपना हिस्सा अलग करवाने का अधिकार इन सभी के पास है। भले ही 3 लोग तैयार ना हो, एक को अपना हिस्सा अलग करवाना हो तो वो अपना हिस्सा अलग करवा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी के अलावा ऐसी और भी कई परिस्थितियां बन सकती हैं जब एक व्यक्ति क्या है, बंटवारे की मांग कर सकता है। कानून तो यह कहता है कि मां के गर्भ में आ जाने से ही संतान का पिता की संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार जागृत हो जाता है, अर्थात जैसे ही संतान मां के गर्भ में आई, उसका संपत्ति पर अधिकार अपने आप जागृत हो जाता है। जब कभी भी परिवार के सदस्यों के बीच आपस में नहीं बनती और खेती किसानी की जमीन को लेकर परिवार में विवाद होने लगे, तब उस जमीन का कोई भी खातेदार अर्थात सहभूमि स्वामी बंटवारा कराकर अपनी जमीन अलग करवा सकता है। इस जमीन के बंटवारे को ही खाते का विभाजन कहा जाता है, अर्थात खाते का विभाजन कह लें या बंटवारा कह लें, एक ही बात है। यह बंटवारा कराने के लिए तहसीलदार के न्यायालय में बंटवारे के लिए आवेदन करना होता है। अब सबसे पहले आपको मैं यह बताऊंगा कि बंटवारे के आवेदन की ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद मैं आपको धारा अर्थात सेक्शन समझाऊंगा कि बंटवारे का सेक्शन क्या कहता है। तो कोर्ट का नाम आ जाएगा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, अपने शहर का नाम जिले का नाम लिख दीजिएगा। अब पक्षकार कौन कौन बनेगा यहाँ पर? आवेदक वह व्यक्ति होगा जो बंटवारा कराना चाहता है। जैसे मान लीजिए छोटा बेटा क्या है, बाहर नौकरी करता है, उसका नाम सुमित हो गया। बड़े बेटे ने क्या है, पूरी जमीन हड़प ली है, ना फसल का पैसा देता है इसको छोटे को, और ना ही इसको उस जमीन पर खेती करने दे रहा है। अब ये बेचारा बाहर नौकरी करता है। अब चूंकि सभी का नाम दर्ज है साथ में शामिलात में सहभूमि स्वामी के रूप में, तो ये छोटा बेटा क्या है, ना तो अपनी जमीन अलग करवा पा रहा है, क्योंकि पूरी जमीन पर यही खेती कर रहा है बड़ा बेटा अर्थात राघव। तो छोटे को क्या है, ना तो पैसे मिल रहे हैं इसमें से, ना ही अपनी जमीन कौली पर दे पा रहा है जिससे इसको आय हो सके। तो ये चाहता है कि भैया मेरा हिस्सा अलग कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, मैं मेरी जमीन का कुछ करूं, खुद खेती करूं या कौली पर दूं, कुछ भी करूं, बंटवारा होगा, कम से कम आय तो होने लगेगी, वरना पूरी जमीन यही हड़प के बैठा है। तो जिस व्यक्ति को बंटवारा करवाना है वो हो गया आवेदक। अब अनावेदक आप किसको बनाएंगे? जमीन के सभी भूमि स्वामियों को, जैसे माता हो गई,
बड़ा बेटा हो गया और बहन हो गई। जितने भी लोगों का नाम दर्ज है उन सभी को बनाएंगे आप अनावेदक गण। और चौथा बनाएंगे सर्वसाधारण। सर्वसाधारण अर्थात बाकी वो लोग जिनको दिक्कत है हमारे बंटवारे से, आ जाओ भैया, क्या दिक्कत है, हमारा फैमिली मैटर है, तुम कौन होते हो। लेकिन फॉर्मल पार्टी क्या है, बनाना पड़ता है सर्वसाधारण को, मतलब कि आम जनता जिसको तकलीफ हो रही हो इस बंटवारे के केस से। अच्छा, एक स्थिति और बनती है कि मान लीजिए माता भी तैयार है इसके साथ, छोटे बेटे के साथ, कि यार वो बड़े बेटे के तो लक्षण खराब हैं, मैं तो बेटा तेरे साथ ही रहूंगी, तू मेरी जमीन भी अलग करवा दे, एक काम कर। तो फिर क्या है, 2 लोग आवेदक हो गए, बहन भी तैयार है तो 3 लोग हो गए। और यदि सभी अपना अपना हिस्सा राजी खुशी अलग अलग करवाने के लिए तैयार हैं तो चारों बनेंगे आवेदक गण और अनावेदक बनेगा सिर्फ एक, वो रहेगा सर्वसाधारण। तो सहमति से भी बंटवारा हो जाता है, और सहमति नहीं है तो इस प्रकार अनावेदक बना के भी जमीन के भूमि स्वामियों को बंटवारा कराया जा सकता है। तो इस प्रकार आप पक्षकार बनाएंगे उन सभी लोगों को जिनके जमीन पर नाम दर्ज है। अब आता है हमारा टाइटल आवेदन का। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में सेक्शन 178 में बताया गया है खाते का विभाजन अर्थात जमीन के बंटवारे के बारे में। यदि आप दूसरे राज्य से हैं अर्थात स्टेट से हैं तो आपको अपने लैंड रेवेन्यू कोड में चेक करना पड़ेगा कि बंटवारा किस धारा के अंतर्गत होता है। फॉर्मली ड्राफ्टिंग ऐसे ही होती है, बस सेक्शन चेक करना पड़ता है आपको कि किस धारा में दिया गया है। अकेला यही चेंज होगा यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो सिर्फ यही लाइन चेंज होगी अर्थात सेक्शन चेंज होगा ये वाला। बाकी ड्राफ्टिंग पूरी की पूरी आपको ऐसे ही करनी है, बस पार्टियों के नाम, शहर का नाम, जिले का नाम और गांव में जिसमें भूमि है उसका नाम चेंज होगा। तो आवेदक सुमित अर्थात जो छोटा बेटा है जो नौकरी करता है बाहर, उसकी ओर से निम्न निवेदन है यह कि जिला भोपाल की तहसील हुजूर के मौजा रणधीर में स्थित भूमि खसरा नंबर 147 रकबा 16.1870 हेक्टेयर। अब ये हेक्टेयर क्या होता है? हेक्टेयर क्या है? जमीन को मापने की एक इकाई होती है, अर्थात उसका क्षेत्रफल क्या है, कितने एरिया में वह खेत या जमीन है। जैसे कि ये रहा खसरा नंबर 147, आपको ये छोटी छोटी लाइन दिख रही होंगी बॉक्सेस में, तो ये क्या है, पूरा क्षेत्रफल हो गया। आमतौर पर जमीन को क्या है, जो मापने की इकाई होती है उसकी हेक्टेयर में या एकड़ में होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है वो बताता है हेक्टेयर। जैसे आपको पता होगा प्लॉट होता है 12x60 का हो गया, 12x90 का हो गया, तो उसको हम स्क्वायर फीट में बताते हैं, या शॉर्ट में 12x60, 15x50 ऐसे करके बताते हैं। लेकिन जब एरिया बड़ा हो जाए तो उसे हेक्टेयर या एकड़ में गिना जाता है। अब 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? 0.4046। डेसिमल कितने होते हैं? जैसे चालू भाषा में डेसिमल कहा जाता है, तो 1 एकड़ में 100.01 डेसिमल होते हैं। और स्क्वायर फीट की बात की जाए तो 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो खसरा नंबर 147 का टोटल रकबा कितना है? रकबा अर्थात क्षेत्रफल 16.1870 हेक्टेयर। उक्त भूमि आवेदक अर्थात सुमित और अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के पिता, अनावेदक क्रमांक 2 और 3 कौन है? राघव और स्वाति, मतलब आवेदक और बड़ा भाई और छोटी बहन, इनके पिता के नाम पर, तथा अनावेदिका क्रमांक 1 अर्थात श्यामलाल की पत्नी सावित्री के पति स्वर्गीय श्री श्यामलाल शर्मा द्वारा खरीद हक में अर्जित की गई थी। दिनांक 21/3/2019 को श्री श्यामलाल की मृत्यु हो जाने से नामांतरण प्रकरण क्रमांक 47/6/2019-20 श्रीमती सावित्री शर्मा धन 3 विरुद्ध सर्वसाधारण आदेश दिनांक 4/7/2019 के द्वारा राजस्व अभिलेखों में आवेदक तथा अनावेदक गण के नाम पर संयुक्त रूप से अर्थात सह भूमि स्वामी के रूप में दर्ज चली आ रही है। ये जमीन है, इस गांव में खसरा नंबर 147 है, यह रहा उसका क्षेत्रफल। यह भूमि क्या है? आवेदक गण के पिता एवं अनावेदिका क्रमांक 1 के पति के नाम पर दर्ज थी। जैसे ही मृत्यु हुई फिर क्या है, नामांतरण का केस चला, केस का नंबर ये रहा, और इस डेट को क्या है, आदेश किया गया। उस आदेश के बाद क्या है, श्यामलाल का नाम हटाकर इन सभी का नाम दर्ज कर दिया गया संयुक्त रूप से श्यामलाल के रूप में। पहले पैरा में आप ये बताएंगे। दूसरा यह कि पूर्व में हुई पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार आवेदक एवं अनावेदक गण ने मौखिक आपसी बंटवारा लगभग 4 वर्ष पूर्व कर लिया था। मतलब जैसे ही श्यामलाल की मृत्यु हुई, नामांतरण हुआ, इन लोगों ने क्या है, मौखिक रूप से अपना अपना हिस्सा कर लिया। मतलब कि मौखिक रूप से बंटवारा हो गया इनका कि भाई 10 एकड़ पे तू कर लेना, 10 एकड़ पे मैं कर लूंगा, बहन की आधी तू देख लेगा, मैं देख लूंगा। इसी प्रकार माता जी की आधी आधी अपन कर ले रहे हैं खेती किसानी करने के लिए। देखिए, भले ही मौखिक रूप से बंटवारा ना किया हो आपने, लेकिन लिखना जरूरी है
यदि आप ये नहीं लिखेंगे कि हमने मौखिक बंटवारा नहीं किया था तो आप अपना कब्जा साबित नहीं कर पाएंगे। जैसे छोटा बेटा लिख देगा कि मैं तो शहर में नौकरी कर रहा हूँ, साल में 1-2 बार आता हूँ, ये बड़ा भाई का कब्जा, यही खेती कर रहा है। तो जो पोजीशन कहलाती है अर्थात कब्जा कहलाता है वो आप साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसका कब्जा है कोर्ट उसी के फेवर में आदेश कर देती है। ये बात ध्यान रखिएगा, कब्जा बहुत बड़ी चीज होती है सिविल केस में। तो अपन को ये तो कहीं लिखना ही नहीं है कि हमारा कब्जा नहीं है। भले ही आप शहर में नौकरी कर रहे हैं तो भी आप ये लिखेंगे कि हफ्ते में 1-2 बार आता जाता रहता हूं मैंने काम करने वाले लगाए हुए हैं अपने खेत पर, वो देखभाल करते हैं। ये कहीं लिखना ही नहीं है कि बड़े भाई का पूरा कब्जा है, पूरी जमीन पर वही खेती कर रहा है। तो भले ही मौखिक बंटवारा ना हुआ हो फिर भी लिखेंगे कि मौखिक बंटवारा हमने कर लिया था भैया। वो तो उक्त पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार आवेदक मौके पर काबिज कास्त है। मौके पर अर्थात उस जमीन पर आपका कब्जा है कि नहीं है अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि राजस्व दस्तावेज सिर्फ कर वसूली के लिए ही उचित हैं। इससे किसी का स्वत्व सिद्ध नहीं होता, अर्थात मालिकाना हक सिद्ध नहीं होता, भले ही आपका उस खाते में नाम ही क्यों ना चढ़ गया हो। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट मिल जाएंगे आपको कि जमीन पर भूमि स्वामी के रूप में नाम दर्ज होने से आप उसके मालिक नहीं बन जाते। ये राजस्व दस्तावेज सिर्फ कर की अर्थात टैक्स की वसूली के लिए ही उचित होते हैं। आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका कब्जा है और आपका नाम उस जमीन पर आया तो कैसे आया। नाम चढ़ गया उससे क्या होता है, चढ़ा कैसे, ये सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे वसीयत के आधार पर होते हैं या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर होते हैं, तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की सत्यता को सिद्ध करना पड़ेगा कि इस आधार पर हमारा नाम चढ़ाया गया है। तो नाम चढ़ जाने से कुछ नहीं होता। यदि सिविल कोर्ट ऑर्डर कर देगी तो तहसीलदार 2 दिन के अंदर नाम हटा के फेंक देगा वहां से। तो ध्यान रखिएगा, आपको यही बोलना है कि हमारा कब्जा है और हम खेती बाड़ी करते रहते हैं उस पे। बटाईदार भी है हमारे पास, कॉली पे दी हुई है हमने, हर हफ्ते आते हैं देखते हैं जमीन। लेकिन उक्त व्यवस्था के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त न होने से आवेदक अपने हक हिस्से की भूमि की फेंसिंग आदि नहीं कर पा रहा है, खाद बीज क्रय नहीं कर पा रहा है और पृथक किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवा पा रहा है। मतलब जमीन में शामिलात में सभी के नाम दर्ज हैं, तो हर काम के लिए क्या है, सभी की अनुमति लेनी पड़ती है। माताजी के साइन लग रहे हैं, बहन के साइन लग रहे हैं, बड़ा भाई नाटक कर रहा है, अरे मैं नहीं कर रहा साइन वाइन, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। भाई आप बैंक में लोन लेने भी जाएंगे या किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाएंगे तो वो क्या है, शामिलात में बनेगा, सभी के नाम लगेंगे उसमें, सभी के सिग्नेचर लगेंगे। अब एक भाव खा रहा है, दूसरा तैयार नहीं है। अब एक व्यक्ति इसी में परेशान है बेचारा कि बार बार इनको मनाओ साइन करवाने के लिए, हर चीज के लिए। अब मैं इनको मनाते फिरूं या जमीन की देखभाल करूं, तो इतनी चीजों में क्या दिक्कत आती है। आप विक्रय नहीं कर पाते, पैसा आ रहा है तो ज्वाइंट अकाउंट में आ रहा है, वो भी निकाल नहीं पा रहे आप। बड़ा भाई कह रहा है अरे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। अब यदि बंटवारा हो जाएगा तो अलग भूरण पुस्तिका बन जाएगी, अलग नाम दर्ज हो जाएगा, जमीनें क्या है अलग अलग हो जाएंगी। तो नाम साथ में दर्ज है, अलग भूमि नहीं है, तो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, जिससे उसे आर्थिक क्षति भी हो रही है तथा अपनी कृषि की उपज को विक्रय करने में भी परेशानी हो रही है। सेकंड पैरा में आपने रीजन बता दिया कि आप बंटवारा क्यों चाह रहे हैं। और थर्ड यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज एवं प्रस्तावित बटांकन का नजरिया नक्शा प्रस्तुत है एवं आवेदक नियमानुसार देय बंटवारा शुल्क जमा करने हेतु तत्पर है। आपको दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। दस्तावेज में आप क्या लगाएंगे, आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे पहला, तो जिसमें आपकी वल्दियत अर्थात पिता का नाम दर्शित हो। आप वो कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। और दूसरा दस्तावेज क्या होगा, आप करंट का खसरा या किस्तबंदी निकलवा लीजिएगा तहसील कार्यालय से या लोक सेवा केंद्र से, सर्टिफाइड कॉपी उसकी, प्रमाणित प्रति। और तीसरा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, बंटवारा शुल्क अर्थात कोर्ट फीस। हमारे मध्य प्रदेश में आप कोई भी रेवेन्यू केस पेश करते हैं तो उसके लिए निर्धारित न्याय शुल्क अर्थात कोर्ट फीस है 100 रुपए। 100 रुपए की एक रसीद कटती है, जिसे चालान भी कहा जाता है। तो वो शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन रेवेन्यू के पोर्टल पर जाकर भी आप जमा कर सकते हैं। तो इसकी रसीद लगेगी। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसको आप एक दस्तावेज सूची आती है उसमें लिख देंगे और जिस अनुसार लिखेंगे उसी क्रम में आप उस सूची के पीछे एक एक करके दस्तावेज लगाते जाएंगे। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में नजरिया नक्शे में वर्णित प्रस्तावित बटांकन के अनुसार बंटवारा स्वीकार कर रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाए और राजस्व नक्शा भी बटांकन के अनुसार दुरुस्त किया जाकर पृथक बही अर्थात भूरण पुस्तिका बनाकर दी जावे। तो यह हो गई हमारी प्रेयर की हम रिलीफ क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि भैया हमारा अलग बंटवारा कर दिया जाए। उसके लिए हम क्या है, प्रस्तावित नक्शा भी दे रहे हैं कि जैसा हम नक्शा दे रहे हैं उसके अनुसार बंटवारा कर दिया जाए और रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया जाए। और जो हमने नक्शा दिया है उसी नक्शे के अनुसार क्या है, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है या जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें भी वैसा नक्शा दर्ज कर दिया जाए या बना दिया जाए।
और एक अलग भ्रूण पुस्तिका हमें बनाकर दी जाए। तो ये हो गई हमारी प्रेयर। अब आपके ऊपर है कि आप कैसा नक्शा बनवाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये नजरिया नक्शा बनाया है, प्रस्तावित बटांकन नक्शा। भाई ये हमारा खसरा नंबर 147 हो गया। ये पूरा 147 है, 40 एकड़ का रकबा है लगभग इसका। तो ये हमने 4 हिस्से कर दिए इसके। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा ये, और चौथा हिस्सा ये इतना हो गया। तो 4 लोग हैं, तो ये भैया माता जी के नाम पर कर दो, ये बड़े भाई के नाम पर कर दो, ये बहन के नाम पर कर दो, और ये मैं जो आवेदक हूं मेरे नाम पर कर दिया जाए। और भाड़ में जाए, मत करो इनके नाम पर, किसी के नाम पर। अकेला मेरा जो ये हिस्सा है इसको अलग कर दो, बाकी इनके नाम क्या है वैसे के वैसे 3 लोगों के नाम पूरे पर रहने दो। ये इनका बंटवारा मत करो, सिर्फ मेरा हिस्सा मुझे अलग करके दे दो। क्योंकि भाई बंटवारा आपको चाहिए, आप अपना हिस्सा अलग चाहते हैं जमीन में से। अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो लोग भी चाह रहे हो। तो आप चाहें तो ये 3 हिस्से अलग से दे भी सकते हैं लाइन डलवा के, या चाहें तो ना दें। उनके नाम सह भूमि स्वामी के रूप में 3 लोगों के इतने हिस्से पर चढ़े रहेंगे, आपका हिस्सा ये अलग कर दिया जाएगा। अब ये लाइन डलवाएंगे किससे आप, ये नक्शा बनवाएंगे किससे? ये आप किसी पटवारी से मिल लीजिएगा, उसको थोड़े बहुत पैसे दे दीजिएगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है, उसका काम नहीं है। लेकिन उसके पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, उसके पास पूरी इक्विपमेंट्स रहती हैं जमीन को नापने की, सही सही कि 40 एकड़ बराबर बराबर कैसे आएगी, कहां से कैसी लाइन डाली जाए तो सबके हिस्से में बराबर भूमि आ जाए। तो आप पटवारी से मिलिएगा, 500,000 रुपए उसे दे दीजिएगा, तो वो आपका काम कर देगा। क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट काम करवा रहे हैं आप, कि आपको इस अनुसार बंटवारा चाहिए। ये आप एक प्राइवेट काम करवा रहे हैं, अपना पर्सनल काम। तो थोड़े बहुत पैसे पटवारी को दे दीजिएगा, वो इस प्रकार आपका नक्शा बना के दे देगा कि भैया मेरे हिसाब से ये बंटवारा सही होगा, जिसमें सभी लोगों को रोड भी मिल जाए। ऐसा ना हो कि एक किसी को रोड नहीं मिल रही है, फिर उसको रोड पर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति भी ना बने। तो रोड से लग के सभी को हिस्सा मिल जाए। तो इस प्रकार आप प्रस्तावित नक्शा, जो कि आप एक बटर पेपर आता है, बहुत ही पतला पेपर रहता है सफेद कलर का, उस पे आप पटवारी से बनवा लेंगे। और हमने जो ऊपर आवेदन बनाया है इसके साथ आप सभी दस्तावेजों को लगाकर पेश कर देंगे कि भाई हम ऐसा बंटवारा चाह रहे हैं। इसके साथ ही आपको एक शपथ पत्र और देना पड़ेगा। पूरा का पूरा मैटर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस जहां हमने लिखा था आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 भू राजस्व संहिता, वहां पे जाएगा शपथ पत्र। उसके साथ ही एक पैराग्राफ ये जुड़ जाएगा कि मैं सुमित ये जो बातें लिख रहा हूं शपथ पत्र में, शपथ पूर्वक घोषित करता हूं कि जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। पूरी ड्राफ्टिंग वही रहेगी, जहां जहां हमने आवेदक लिखा था वहां पर मैं, जैसे मेरे, अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के पिता, इस प्रकार जहां जहां आवेदक लिखा है आपने वहां पे मैं, मेरे, इस प्रकार से एडजस्ट करके लिख दीजिएगा। और जो हमारी प्रेयर थी उसको आप एक नया पैराग्राफ बना के ऐसे लिख देंगे कि मैं चाहता हूं कि नक्शे के अनुसार क्या बंटवारा कर दिया जाए और रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया जाए और भ्रूण पुस्तिका जारी कर दी जाए नई बनाकर। और इसका आप सत्यापन कर देंगे कि ये जो बातें शपथ पत्र में लिखी हैं मैंने पढ़कर समझ ली हैं, जो कि क्या है सत्य व सही है, और उन्हें पढ़ समझ कर शपथ पत्र पर मैं क्या है हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो आवेदन हो गया, दस्तावेज तैयार हो गए, नक्शा भी तैयार कर लिया हमने कि बंटवारा कैसा चाह रहे हैं, शपथ पत्र भी तैयार हो गया है हमारा। अब आपको देना पड़ेगा इसमें एक तलवाना। टाइटल पार्टीज के नाम वही आ जाएंगे और टाइटल आ जाएगा तलवाना। तलवाना क्या होता है कि हमने जो अनावेदक बनाए हैं बड़ा भाई, बहन और माता को, भाई ऐसा तो है नहीं कि तहसीलदार की कोर्ट सिर्फ आपको सुनकर उसमें आदेश कर देगी और बंटवारा कर देगी। जो सहभूमि स्वामी है कोर्ट उनको भी सुनेगी कि वो अपना पक्ष रखें कि आपके विरुद्ध बंटवारे का केस दायर किया गया है, आपका क्या कहना है, अपना जवाब दो। तो कोर्ट इनको भी बुलाएगी। इनको बुलाने के लिए कोर्ट क्या है, नोटिस जारी करेगी। जैसे ही आप ये आवेदन, शपथ पत्र, दस्तावेज तहसीलदार की कोर्ट में पेश कर देंगे तो कोर्ट क्या है, इनको नोटिस जारी करेगी, तहसीलदार की कोर्ट। अब नोटिस जारी करेगी तो कब करेगी, जब आप ये तलवाना देंगे। ये एक प्रक्रिया है, जब आप कोर्ट में ये देंगे तभी कोर्ट क्या है इनको नोटिस जारी करती है। तो अनावेदक गण के विरुद्ध निम्न पते पर नोटिस जारी किए जाने हेतु तलवाना प्रस्तुत है, सभी का नाम और उनका पता आ जाएगा। तो कोर्ट क्या है 3 नोटिस निकालेगी 3 लोगों के। उस नोटिस में क्या लिखा रहेगा कि सुमित आत्मज अर्थात पुत्र स्वर्गीय श्री श्यामलाल शर्मा ने आप तीनों के विरुद्ध तहसीलदार कोर्ट में बंटवारे का आवेदन लगाया है। चूंकि आप भूमि स्वामी भी हैं और आपको अनावेदक गण भी बनाया गया है, तो आप अपना पक्ष रखें कोर्ट में आकर कि आपका क्या कहना है। तो इस प्रकार आप क्या है तलवाना दे देंगे कोर्ट में। तो फिर ये हाजिर होंगे कोर्ट में, अपनी पैरवी करेंगे। आमतौर पर बड़ा भाई बोलेगा कि भैया हम कोई बंटवारा नहीं चाहते, इसको अपना हिस्सा मिल गया है, अनुकंपा नौकरी मिल गई थी, मैंने छोड़ दी,
जबकि मैं बड़ा बेटा हूं, मुझे नौकरी मिलनी थी, मैंने इसको दे दी, तो इसी शर्त पे दी थी कि जमीन में हिस्सा नहीं मांगेगा। तो ऐसी कई बातें हो सकती हैं जिससे बड़ा बेटा क्या है अपना पक्ष रखे और पूरा ट्राई करेगा कि बंटवारा ना हो और जो जमीन इसके नाम पर आने वाली है वो भी हड़प ली जाए। बहन की शादी हो गई, उसकी भी जमीन खा जाऊंगा, माँ तो थोड़े दिन की और बची हैं, उसकी जमीन खा जाऊंगा, मैं सबकी जमीन खा जाऊंगा, किसी की जमीन नहीं छोड़ूंगा। तो बड़े बेटे के मन में ऐसे विचार जागने लगते हैं। आमतौर पर यही होता है, परिवार का एक सदस्य होता ही ऐसा है जो सबका हिस्सा हड़पने की कोशिश करता है, जबकि उसे पता है कि बिना कपड़ों के आए थे, बिना कपड़ों के ही जाना है। यहां तक कि आप अपना शरीर भी ऊपर लेके नहीं जा सकते। शरीर की उत्पत्ति भी धरती पर हुई है, उसका नाश भी धरती पर होगा। फिर भी लोभ और लालच व्यक्ति को खा जाता है, स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग क्या है, फिर कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे और अपनी अपनी पैरवी करेंगे। अब आइए एक बार सेक्शन और देख लेते हैं कि धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता क्या कहती है। धारा 178 खाते का विभाजन। यदि किसी खाते में जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो। धारा 59 में क्या बताया गया है कि कौन सी भूमि कैसी होगी, डाइवर्टेड होगी या कृषि भूमि होगी। तो धारा 59 में यदि कोई भूमि कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है और उसमें एक से अधिक भूस्वामी हो, जैसे हमने देखा कि 2 भाई, 1 बहन, 1 माता, 4 भूमि स्वामी हो गए, तो एक से अधिक भूस्वामी हो तो उनमें से कोई भी भूस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा। तो कोई भी भूस्वामी कर सकता है, भले ही कितने भी भूस्वामी क्यों ना हो। किसी एक को भी अपना हिस्सा अलग चाहिए तो उसको अपना हिस्सा अलग मिल जाएगा। आपको इंतजार नहीं करना है, ना ही आपको डर के जीना है कि यार कौन विवाद में पड़े, वो जमीन अपन को नहीं मिल पाएगी, बड़े भाई का कब्जा है वो तो नहीं। भैया, आपका अधिकार है। आपके पिता की संपत्ति थी, आप भी उसमें वारिस हैं। उनकी एक निशानी है, उनकी निशानी, उनको याद को आप संजो के रख सकते हैं, आपका भी अधिकार है। तो आप अपना हिस्सा अलग करवा सकते हैं। परंतु यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्रवाइयों को 3 मास की कालावधि तक के लिए रोक देगा, जिससे कि हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिए सिविल बात का संस्थित किया जाना शुकर हो जाए। अर्थात जब हक संबंधी प्रश्न उठता है, हक संबंधी अर्थात मालिकाना हक मान लीजिए, तो उसका प्रश्न उठता है तो तहसीलदार क्या है, अपनी कार्रवाई को वहीं रोक देगा 3 महीने के लिए और पक्षकारों को बोलेगा कि भैया आप सिविल कोर्ट में सिविल सूट दायर कर दो, हम 3 महीने के लिए कार्रवाई इसकी रोक दे रहे हैं, आप सिविल केस दायर कर दो जाके, क्योंकि मालिकाना हक का प्रश्न उठ गया है। और मालिकाना हक अर्थात स्वत्व का निर्धारण करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ नाम चढ़ाया हटा सकते हैं। यदि मालिकाना हक चाहिए तो डिसाइड कौन करेगा, सिविल कोर्ट करेगी। तो आप सिविल कोर्ट जाइए। अब ये हक संबंधी प्रश्न उठ कैसे सकता है। मान लीजिए बेटी की शादी हो गई और शादी होने के कुछ सालों बाद क्या है, पिता की मृत्यु हो गई। अब ये दोनों भाइयों ने क्या चाल खेली कि तहसीलदार के यहाँ नामांतरण का आवेदन दिया कि भैया पिता की मृत्यु हो गई है, माता, मैं और छोटा भाई, सिर्फ हम 3 ही क्या है वारिस हैं श्यामलाल के, इसके अलावा और कोई संतान नहीं है। अब बेटी बेचारी ससुराल में बैठी है, उसको पता ही नहीं है कि दोनों भाई पीठ पीछे क्या खेल खेल रहे हैं उसके। अब बेटी के पति को वहीं से पता चल गया कि पत्नी तेरे भाई तो बड़े चालू निकले यार, पिता की 40 एकड़ जमीन दोनों पूरी खाने के चक्कर में, तेरा भी 10 एकड़ पर अधिकार है और तेरा नामांतरण नहीं करवाया उनने। पति ने भड़का दिया पत्नी को। अब ये बेटी क्या है, तिलमिलाते हुए मायके आई कि भाई मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। बताओ, मेरा भी हक था पिता की संपत्ति पर, तुम तो पूरा ही खा गए दोनों के दोनों। बेटी अपनी माँ से भी बोलती है कि माँ मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। अब माता का फिर से वही पुराना डायलॉग, अरे बेटा तेरा तो ब्याह हो गो, हमरे पैर तो कबर में लटके हैं, हमारी देख रेख कौन करे, और तेरी शादी में खर्चा तो करता हो इतना, काहे मांग रही है। उनकी भी शादियां हुए, उन्हें भी अपने परिवार देखन पड़े, हम नहीं पढ़ रहे तुम्हारे बीच में, थोड़े दिन के और बच्चे हैं, जी लेन दो हमें। तो माता जी क्या है बोल के साइड हट जाती हैं। अब बेटी को तो अपना हिस्सा चाहिए यार, पिता की संपत्ति, उसका भी अधिकार, और 10 एकड़ जमीन आज के रेट में करोड़ों की है, कैसे छोड़ दें। तो बेटी का भी क्या है, हक था। अब इन लोगों ने बेटी का नामांतरण नहीं करवाया, उसको पक्षकारी नहीं बनाया, तो ये क्या है, हक का निर्धारण करने वाली बात आ गई। तो बेटी ने क्या किया, तहसीलदार के यहां आवेदन लगा दिया, आपत्ति लगा दी कि भैया मेरा भी हक है उसमें, मुझे पक्षकारी नहीं बनाया गया, इसलिए हक संबंधी प्रश्न उठ गया यहां पर। वो तहसीलदार बोलेगा भैया अब मैं कैसे सिद्ध कर दूं ये कि तुम इनकी बेटी हो कि नहीं हो, और हो भी तो हो सकता है
कि शादी के टाइम तुमको सही में मिल गया हो, लेकिन पक्षकार तो फिर भी बनाना था, भले ही अनावेदक बनाते नामांतरण के केस में। बंटवारे के केस की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नामांतरण वाले केस की बात चल रही है। जब मृत्यु हुई और सभी लोगों का नाम आया तो बेटी का नाम नहीं आया वहां पर। अब जब बंटवारा होने लगा तो बेटी को पता चला कि भाइयों ने ऐसा ऐसा कर दिया, तो इसने क्या है, आपत्ति लगा दी वहां पर कि मेरा भी हक है, मुझे भी अपना हक दिया जाए। भले ही मेरा भूमि में नाम नहीं है, मैं भूमि स्वामी नहीं हूं, लेकिन मेरा हक है। जैसा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बताई थी कि नाम चढ़ जाने से कोई मालिक सिद्ध नहीं हो जाता, ऐसे ही बेटी क्या है, आ गई, भले ही मेरा नाम नहीं है लेकिन मेरा हक तो है उस जमीन पर, मेरा हिस्सा कहां जाएगा। तो अब तहसीलदार के सामने क्या है, हक संबंधी प्रश्न उठ गया है। तो डिसाइड ये तहसीलदार नहीं कर सकता कि नहीं भाई बेटी का भी हक है, हम उसका भी नाम चढ़ाएंगे, उसको भी हिस्सा देंगे। ये तहसीलदार नहीं कर सकता, ना ही कलेक्टर कर सकता है, ना ही कमिश्नर कर सकता है, ना ही एसडीओ कर सकता है, ना ही राजस्व मंडल कर सकता है। ये पावर किसके पास है? स्वत्व के निर्धारण अर्थात हक के निर्धारण की सिविल कोर्ट के पास है। तो इनको क्या है, सिविल वाद, सिविल केस दायर करना पड़ेगा। और तहसीलदार क्या है, 3 महीने के लिए केस की सुनवाई पर रोक लगा देगा कि भैया सिविल कोर्ट जाओ। अब यदि कोई सिविल वाद उपधारा 1 के परंतुक अर्थात इसके अनुसार कोई सिविल केस दर्ज कर दिया जाता है 3 महीने के अंदर, विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर अर्थात 3 महीने के भीतर, मान लीजिए बेटी ने केस लगा दिया, वादी बन गई वो कि मेरा भी हक था, मुझे भी हिस्सा चाहिए बंटवारे में, और सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाए। स्थगन आदेश अर्थात स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर कैसे मिलता है? आप वाद पत्र जब पेश करते हैं तो स्टे करने के लिए अर्थात तुरंत रिलीफ पाने के लिए आप एक आवेदन और दायर करते हैं। आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्पररी इंजंक्शन का आवेदन आपको देना पड़ेगा। उसमें आप क्या स्टे मांगेंगे कि भूमि में मेरा भी हिस्सा है, मेरा नाम नहीं चढ़ाया गया, यदि बंटवारा हो जाता है तो ये मेरे दोनों भाई मिलकर जमीन को बेच देंगे, खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। इसलिए स्टे ऑर्डर जारी किया जाए कि तहसीलदार अपनी कार्यवाही को परमानेंट रोक दे जबकि सिविल सूट डिसाइड नहीं हो जाता, सिविल केस में निर्णय नहीं आ जाता और डिक्री नहीं दे दी जाते, तब तक के लिए तहसीलदार कार्यवाही रोक दे। ऐसा स्टे ऑर्डर क्या है, कोर्ट जारी करे। वो जारी किस में करेगी? आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रोसीजर कोड व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। तो आप 3 महीने के अंदर क्या है स्टे ऑर्डर पेश कर दें तो तहसीलदार क्या है बंटवारे की कार्यवाही को रोक देगा। फिर आमतौर पर सिविल कोर्ट क्या है इतने जल्दी स्टे ऑर्डर देती नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने तो क्या है उनको नोटिस मिलने में लग जाएंगे परिवार वालों को। जब तक नोटिस नहीं मिलेगा वो कोर्ट में हाजिर भी नहीं होंगे। तो 3 महीने तक स्टे ऑर्डर तो आपको मिलने से रहा, तो आपने जो सिविल केस फाइल किया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में पेश कर देंगे कि भैया हमने सिविल केस लगा दिया, स्टे ऑर्डर पर अभी सुनवाई हुई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये तहसीलदार के ऊपर है कि वो कार्यवाही रोक सकता है कि नहीं रोक सकता। आमतौर पर रोकेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने अभी उसको रोकने के लिए कहा ही नहीं है, क्योंकि स्टे ऑर्डर पर सुनवाई हुई नहीं है। अभी सुनवाई नहीं हुई है तो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया भी नहीं है, तो तहसीलदार कुछ भी कर सकता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, यदि बंटवारा कर भी देता है तहसीलदार तो जब सिविल केस डिसाइड हो जाएगा उसके बाद भी आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि सिविल कोर्ट क्या है सुपीरियर कोर्ट होती है। सिविल कोर्ट ने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। तहसीलदार एसडीओ कलेक्टर ना चाह के भी उनको सिविल कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना हो जाएगी और सिविल कोर्ट इनकी नौकरी खा जाएगी। इनको कोर्ट में बुला के कहेगी तुमने हमारी बात नहीं मानी, कारण बता दो भैया काय नहीं मानी। यदि उचित कारण नहीं दे पाए तो कोर्ट इनसे बोलेगी अर्थात न्यायाधीश इनसे बोलेगा, भले ही वो कलेक्टर का ना हो, कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ लिख दिया जाए कि तुम इस पद के लायक नहीं हो। एक बार सिविल कोर्ट ने लिख दिया ना तो तहसीलदार एसडीओ की नौकरी तो गई है मान लो। इनके ऊपर डी अर्थात जांच बैठ जाएगी, महीनों तक सैलरी नहीं मिलेगी और पता नहीं कब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, कहो तो टर्मिनेट ही कर दिया जाए। तो इनको ना चाह के भी सिविल कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। तो भले ही स्टे ऑर्डर ना मिल पाए, ये लोग बंटवारा कर भी दें, लेकिन जब सिविल कोर्ट निर्णय देगी तो आपके हक में फैसला आ जाएगा। यदि कोई सिविल वाद उक्त कालावधि के भीतर फाइल न किया जाए तो वह रोक रखने के आदेश को अभी शून्य कर देगा और खाते की विभाजन की कार्रवाई अधिकार अभिलेख में की प्रविष्टियों के अनुसार करेगा। अर्थात यदि 3 महीने के अंदर सिविल कोर्ट में सिविल केस फाइल न किया जाए तो तहसीलदार क्या है जो उसने 3 महीने का टाइम देने का आदेश जारी किया था वो उसे क्या है शून्य घोषित कर देगा और खाते के बंटवारे की कार्रवाई क्या है आगे बढ़ाएगा और अधिकार अभिलेख अर्थात रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसकी प्रविष्टि कर देगा।
अर्थात दर्ज कर देगा जो बंटवारा उसने किया है। दूसरा, तहसीलदार सह भूमिधारियों की सुनवाई करने के पश्चात खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विभाजित करेगा। मतलब कि तहसीलदार बंटवारा करेगा और उसको क्या है, विभाजित करेगा और खाते का निर्धारण करेगा इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार। मतलब जैसा कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में कहा गया है कि बंटवारा कैसे होगा, उसी अनुसार उसे करेगा। जैसे कि चौहर्दी अर्थात डायरेक्शन लिखेगा कि जो हम बंटवारा कर रहे हैं उसकी चतुर सीमाएं क्या हैं, पूर्व में किसकी भूमि है, उत्तर में किसकी भूमि है, लाइनें कैसी डाली जाएंगी। तो बंटवारा क्या है, लैंड रेवेन्यू कोड के अनुसार होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि स्वामी के खाते के किसी भी ऐसे सह अंशधारी को जिसने किसी सक्षम सिविल न्यायालय से ऐसे खाते में के अपने हक के संबंध में घोषणा प्राप्त कर ली हो, ऐसे खाते का सहभूधारी समझा जाएगा। मतलब कि कोई व्यक्ति है वो सिविल कोर्ट से क्या है, डिक्री और निर्णय लेके आ जाता है, अर्थात घोषणा का दावा, कि घोषणा की जाए कि मैं इस भूमि का सहभूमि स्वामी हूं या भूमि का स्वामी हूं। इस प्रकार की घोषणा क्या उसने सिविल कोर्ट से मांगी और सिविल कोर्ट ने क्या उसमें निर्णय और डिक्री दे दी कि हाँ भैया हम घोषणा करते हैं कि तू जमीन का भूमि स्वामी या मालिक है। तो सिविल कोर्ट ऐसा कोई निर्णय और जजमेंट दे देती है तो फिर तहसीलदार को क्या है, रिकॉर्ड में एंट्री करनी पड़ेगी, उसका नामांतरण करना पड़ेगा और उस व्यक्ति को भी क्या है, उस भूमि का सह भूमि स्वामी अर्थात साथ साथ में भूमि स्वामी, कई लोगों के साथ में सह भूमि स्वामी समझा जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बहन को अपना हिस्सा नहीं मिला, नामांतरण में उसका नाम ही नहीं बताया गया, भाइयों ने आपस में मिलकर जमीन पर अपना नाम चढ़वा लिया, बहन का नाम नहीं आया, बहन चली गई सिविल कोर्ट कि मेरा भी हिस्सा था, इन्होंने पूरी जमीन हड़प ली है, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। तो सिविल कोर्ट क्या है, सुनवाई करने के बाद यह घोषणा कर देती है और निर्णय और डिक्री पारित कर देती है कि हाँ इस बहन अर्थात बेटी का भी हिस्सा है उस जमीन पर, तो उस जमीन की ये भी सह भूमि स्वामी कहलाएगी भाइयों के साथ साथ। तो तहसीलदार को क्या है, उस लड़की का नाम भी चढ़ाना पड़ेगा भूमि स्वामी के रूप में, सह भूमि स्वामी के रूप में। तो इस प्रकार क्या है, बंटवारा कर दिया जाएगा तहसीलदार द्वारा, और नाम नहीं चढ़ा है तो सिविल कोर्ट के आदेश के बाद नाम भी चढ़ा दिया जाएगा। अब जैसे ये भूमि है, इसका बंटवारा होना है, तो मैंने बताया था कि आप पटवारी से मिलकर नक्शे में लाइन डलवा लेंगे कि आप अपना हिस्सा कहां से चाह रहे हैं, कैसा बंटवारा चाह रहे हैं। तो पटवारी क्या है, ऐसी लाइन डाल देगा। और यदि तहसीलदार आपका बंटवारा स्वीकार कर लेता है तो इस प्रकार नए खसरे नंबर बना दिए जाएंगे। मूल खसरा नंबर क्या है, वही रहेगा 147, लेकिन क्योंकि 4 हिस्से बंटवारे में हो जाएंगे या फिर 2 ही हिस्से होते हैं, बाकी 3 लोगों के हिस्से क्या है शामिलात में दर्ज चले आ रहे हैं, आपने अपना हिस्सा अलग करवा लिया। तो इस प्रकार क्या है, उनका बंटवारा करके नए खसरे नंबर जारी कर दिए जाएंगे। 147 के 4 बटान हो जाएंगे। फिर पहला हिस्सा माता सावित्री का हो गया 147/1, दूसरा हिस्सा बड़े बेटे राघव का हो गया 147/2, तीसरा हिस्सा बेटी स्वाति का हो गया 147/3, चौथा हिस्सा आपका हो गया अर्थात सुमित का, आवेदक का, जो अपने हिस्से की भूमि अलग करवाना चाह रहा था, उसका हिस्सा ये हो गया 147/4। तो इस प्रकार क्या है, 4 हिस्से हो जाएंगे। अब जैसे ये लोग नहीं चाहते हैं शामिलात में अर्थात शामिल रूप में ही नाम दर्ज चाहते हैं अपना कि भैया इसका हिस्सा अलग कर दो, ये बंटवारा चाहता है तो हमारा नाम तो साथ में ही रहेगा, तो फिर 2 ही हिस्से किए जाएंगे, 147/1 यहां से लेके यहां तक, और दूसरा हो जाएगा आपका हिस्सा 147/2 सुमित का। तो इस प्रकार क्या है, आवेदन के अनुसार बंटवारा हो जाता है। अब मान लीजिए आप वृद्ध हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी और फिर आपके वारिसों के बीच बंटवारा होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया यहाँ पे सुमित का, सुमित की मृत्यु हो जाती है, तो जब उसके वारिसों के बीच बंटवारा होगा तो 147/4 के भी क्या है, नए खाते बन जाएंगे अर्थात नए खसरे बन जाएंगे। जैसे सुमित के 2 बच्चे हैं और एक पत्नी है, तो 147/4 के क्या है, 3 हिस्से कर दिए जाएंगे, एक यहां से, एक ऐसा और तीसरा ये हो गया। तो उनके खसरे नंबर क्या होंगे, 147/4/1, 147/4/2 और 147/4/3। तो 4 के बटे में भी क्या है, 1 2 3 लिखा जाएगा, ऐसे 3 हिस्से हो जाएंगे। इस प्रकार क्या है, भूमियों का बंटवारा होता है और आप चाहें तो अपना बंटवारा करवा सकते हैं। तो ये रही बंटवारे की संपूर्ण प्रक्रिया। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं और आपकी हेल्प कर सकूं। हमारे पास 100% व्यूअर में से सिर्फ 10% व्यूअर्स ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो जल्द से जल्द वीडियो लाने की भी इच्छा होती है।
तो प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और नामांतरण वाले केस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि नामांतरण कैसे होता है। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।